हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई किया था एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और एक यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्ज के लिए, है ना। आज की क्लास में हम स्फेरिकल चार्ज सिमेट्री देखने वाले। किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो किसी भी पॉइंट पे, तो उसके लिए हम गॉसेस लॉ को किस तरह से अप्लाई कर पाते हैं। और अगेन जैसा कि लास्ट हमने दोनों कंडीशन में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना कूलॉम्स लॉ के कंपैरिजन में इजी था, तो अभी फिर से हम स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए भी हम देखेंगे कि वो कूलॉम्स लॉ के कंपैरिजन में यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाना इजी है। ठीक है, तो अभी जो हमारा ये स्फीयर है ये कैसा है, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब जो चार्ज है वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। फर्स्ट कंडीशन में हम इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करके फाइंड करना चाहते हैं तो एक गॉसियन सरफेस, ठीक है, निश्चित रूप से गॉसियन सरफेस जो होगी वो हाइपोथेटिकल सरफेस होगी। ठीक है, तो देखो कि कौन सा बेस्ट गॉसियन सरफेस हो सकता है। अगर मैं एक कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करूं, ठीक है, कंसेंट्रिक स्फीयर जिस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे निकालना है, तो स्मॉल आर रेडियस का एक कंसेंट्रिक स्फीयर में ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला पूरा स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, और हर पॉइंट इस कंसेंट्रिक स्फीयर का इससे सेम डिस्टेंस दूर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट पी या फिर पॉइंट पी के जैसे कोई भी पॉइंट जो इस हाइपोथेटिकल स्फीयर पे लाई करते हैं, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे गॉसेस लॉ का फॉर्मूला लिखने वाले, अप्लाई करने वाले। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्या था ये हमारा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये चार्ज कौन सा होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो अगर इस स्फीयर पे टोटल चार्ज स्मॉल क्यू था, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, सेम स्मॉल क्यू के इक्वल होगा ना। ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक और ख़ास बात बता दूं कि हमने यहाँ पे स्फेरिकल चार्ज सिमेट्री ली है, मतलब चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब हम आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, टोटल अमाउंट केवल आपको पता है लेकिन चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो भी हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रहे ये केवल आउटसाइड पॉइंट के लिए रहेगा कि चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो या चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो, हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस हाइपोथेटिकल स्फीयर के हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। देखो कुछ इस तरह से होगा, क्या रहेगा हमारा ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताइए एरिया का इंटीग्रल क्या होगा, इसका कोई स्मॉल एरिया उसका इंटीग्रल क्या होगा। ये जो हाइपोथेटिकल स्फीयर है इसका टोटल एरिया बता दो, तो इसका टोटल एरिया क्या होता है, 4πr², पता है ना। तो E इंटू क्या लिखने वाले हम, 4πr²। ध्यान रहे हमने गॉसियन सरफेस स्मॉल आर रेडियस का लिया है। ठीक है, पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू दिस स्मॉलर स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो जो एरिया हम लेंगे, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, जो एरिया हम लेंगे वो गॉसियन सरफेस का लेंगे, वो इस सरफेस स्फीयर का नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जो एक कंसेंट्रिक स्फीयर है लार्ज वाला उसका एरिया ले रहे हैं, और ये हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। फर्दर मैं ई को क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन 4πε0r²। अब गौर से देखो ये जो हमारा रिजल्ट है ये तो वही रिजल्ट है जो पॉइंट चार्ज के लिए था। ठीक है, अगर किसी पॉइंट चार्ज क्यू से स्मॉल आर के सेपरेशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो यही वाला लिखते थे ना। यहाँ पे एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सेम फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले को देखने से ऐसा पता चलता है कि किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पूरा स्फीयर कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पे क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, इस पूरे स्फीयर का चार्ज जो है वो इसके सेंटर पे आके कंसंट्रेट हो गया। क्लियर है। और दूसरा पॉइंट कि अगर ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट फिर भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है जो पॉइंट चार्ज के लिए होती है। ठीक है, तो अगेन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सॉलिड स्फीयर के लिए निकालने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, लेकिन अब की बार हम क्या करने वाले हैं, इसके किसी इनसाइड पॉइंट पे, यहाँ पे इनसाइड पॉइंट पी ले लिया और सपोज ये सेपरेशन स्मॉल आर है, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस चाहिए, तो अगेन हमने एक कंसेंट्रिक स्फीयर ही बनाया, लेकिन पहले तो लार्ज स्फीयर बनाया था, अब की बार कंसेंट्रिक स्फीयर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का जो सेपरेशन है सेंटर से, उसी रेडियस का हम एक कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, क्या लिखने वाले हैं हम, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर ये जो हाइपोथेटिकल स्फीयर है इसके अंदर ये टोटल चार्ज क्यू नहीं है, केवल क्यू डैश है। ठीक है, और आप चाहें तो क्यू डैश को क्यू के टर्म में लिख सकते हो। क्यू डैश क्या हो जाएगा बताओ, क्यू डैश हमारा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने क्या लिखा, चार्ज पर यूनिट, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो जो चार्ज होगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लें और फिर इसको इस छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा ही करते हैं ना, जब भी हम चार्ज पर, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, फिर जितने लेंथ के लिए निकालना होता है उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना होता है तो चार्ज पर यूनिट एरिया निकालते हैं, फिर जिस एरिया के लिए निकालना होता है उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और जिस वॉल्यूम के लिए निकालना उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, ये 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्यू डैश की वैल्यू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो मैं समझता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है अगेन, क्योंकि जो भी जितने सारे पॉइंट हैं वो सब सेम सेपरेशन आर पे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रल डी ए, क्यू डैश की वैल्यू बताओ, लिख दूं क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब ये जो एरिया है डी ए, ये क्या आ जाएगा, ई इंटू एरिया बताओ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है। मैंने ऊपर भी समझाया था कि जो हम एरिया लेंगे इस फॉर्मूले में वो केवल गॉसियन सरफेस का एरिया होगा। तो ये आ गया हमारा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब ये देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल, एक सिंगल आर बच रहा है, ई की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन, एक मिनट हमने एप्सिलॉन नॉट मिस कर दिया था, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आप लिखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो एक नज़र में देखें तो ऐसा लगता है कि आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए ये कैपिटल आर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है जिस स्फीयर के लिए आपको निकालना है। ठीक है, ये वेरिएशन है, वेरिएशन कैसे है, स्मॉल आर के अकॉर्डिंग है, ई क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर। और ध्यान से अगर देखें तो ये भी कंफ्यूज करने वाला है, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती थी। अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब सेपरेशन के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी बढ़ेगा। और ये किस केस में हो रहा है, जब हम स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको गौर से ध्यान दो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जरा इसको ग्राफ में डिनोट कर ले। ठीक है, ग्राफ में हमने ये एक्स एक्सिस पे सेपरेशन लिखा है फ्रॉम सेंटर और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। तो सेंटर से लेके रेडियस आर तक जो इनसाइड पॉइंट्स हैं, ठीक है, सेंटर से लेके और रेडियस आर तक वैल्यू कैसी हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जब ये सरफेस पे पहुंच गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कितनी कांस्टेंट हो जाएगी बताओ, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और जब हम बाहर जाएंगे, स्फीयर के बाहर जा रहे हैं, तो देखिए वैल्यू 1/r² से वेरी कर रही है। ठीक है, तो वैल्यू 1/r² से वेरी करेगी, तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, E इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये एप्लीकेशन भी गॉसेस लॉ का आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।